हेलो स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो में हमने और कुछ नई बातें पढ़ी थी। संतुलन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन के बारे में मैंने समझा दिया था पूरा आपको। आज हम उसको लिखेंगे। एक बार फटाफट से कल जो पढ़ा था ना उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो, हमने एक बात तो ये की थी कि जब अपन पार्टिकल आगे चलता है, जब इनिशियली जब उसे चलना नहीं शुरू किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे जैसे वो आगे जाता है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, फिर आगे दोबारा से पीक मिलती है, फिर घटती जाती है ना, क्योंकि पेंडुलम का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो भी धीरे धीरे घटता जाता है। पहले अगर वो इतना आगे जा रहा है तो बाद में जब वो दूसरे चक्कर में आएगा तो वो उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जो पहले चक्कर में होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है आगे जा करके धीरे धीरे। इसीलिए मैक्सिमम एनर्जी की पीक जो है वो भी घटती जाती है। ठीक है ना, अंडरस्टूड है यहाँ तक का। अब आ जाइए, देखो इस रीज़न की इधर मैंने बात कर ली थी आपसे कि जब du/dx पोजीशन के साथ घटता है, दैट मीन्स कि स्लोप नेगेटिव आता है तो फोर्स पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, फिर जो नेक्स्ट है आपका, उसमें क्या होगा, जब अपन बढ़ रहे हैं यानी कि du/dx यानी कि स्लोप की वैल्यू अगर पोजीशन के साथ साथ बढ़ रही है, दैट मीन्स कि स्लोप अगर आपका पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा। फोर्स नेगेटिव होगा मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, जिसको मैंने एरो से शो किया है। ठीक है, फिर मैंने संतुलन की अवस्थाओं की बात की थी और उसको अपन फटाफट से आज लिखेंगे भी। ठीक है ना, तो आज हमारा है इसी कर्व के लिए, मतलब कर्व जो हमने बनाया था ना उसी को अपन लिख रहे हैं आगे जा करके। ठीक है, तो आप बनाएं, कॉपी में कैसे करेंगे वो मैं समझा देती हूँ। देखो, डिस्कशन ऑफ ये हेडिंग डालेंगे, इतना करेंगे, कर्व बनाएंगे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये वाली बातें बताएंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी ना आपको, ये वाली बातें बताएंगे। ठीक है ना, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट डालेंगे। ये अकॉर्डिंग टू कर्व था और अब भी आगे जाकर हम संतुलन अवस्थाओं को बता रहे हैं। ठीक है ना, देखो संतुलन अवस्थाएं इसी का नीचे फाइन पार्ट है। फाइन पार्ट मतलब ये तो हमने मोटा मोटा पढ़ा, कर्व से क्या रिजल्ट निकला। अब वो जो हमने मोटा मोटा पढ़ा यानी कि सुपरफिशियली ऊपर से पढ़ा है, उसी को हम अंदर जाकर और समझा रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? तो इसी ये कर्व का क्या है, सुपरफिशियल रिजल्ट है, यानी कि ऊपर ऊपर से रिजल्ट है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कर्व के अंदर कौन सी संतुलन अवस्था है, कौन सी असंतुलन की अवस्था है। समझ में आ गई? चलो, तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट डालेंगे संतुलन की अवस्थाएं, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हिंदी में बोलेंगे संतुलन की अवस्थाएं। तो संतुलन की अवस्थाएं कब मिलेंगी? अगर आपको वक्र में दिख रहे हैं बिंदु P1, P2, P3, P4, इन चारों ही बिंदुओं पर जो वक्र का ढाल है du/dx उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो जब भी वक्र का ढाल 0 मिल जाए तो वो अवस्थाएं कौन सी कहलाती हैं, संतुलन की अवस्थाएं। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कर्व at points P1, P2, P3 and P4, the slope of the curve du/dx is equals to 0. Therefore, these points are called state of equilibrium. तो ये चारों ही क्या कहलाती हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा ढाल क्यों 0 है? अरे भाई ढाल किस चीज़ को बता रहा है, जहाँ कर्व में कोई चीज़ बढ़ रही है टाइम के। देखो पार्टिकल जब यहाँ आ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में एक्स के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि du/dx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि पोटेंशियल, भाई du/dx के 0 होने का क्या मतलब है, du/dx के 0 होने का ये मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। यही तो मतलब निकालोगे किस चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 होगा, उसी का तो होगा जो कांस्टेंट है। संतुलन की अवस्था है ही वो स्थिति जहाँ पर एनर्जी ही कांस्टेंट हो जाती है आपकी। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हालांकि बढ़ती है आगे जा करके, तभी तो ये पार्टिकल जो है वो आगे जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पर्टिकुलर बिंदु हैं, चाहे वो पीक वाले हों, चाहे वो ये वाले हों नीचे गड्ढे वाले, उन सभी में क्या होती है कि du/dx की वैल्यू जो है वो 0 आती है। ठीक है ना, ढाल किसको बताता है, जब कर्व में आप बढ़ रहे हो या कर्व में आप घट रहे हो तो स्लोप या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। नेगेटिव कब होगा, जब जो du/dx है नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब ये बढ़ोगे आप।
बात समझ में आ गई। लेकिन इन पर्टिकुलर बिंदुओं पर पार्टिकल की एनर्जी कैसे होगी, कांस्टेंट होगी। इसलिए इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या संतुलन की अवस्था। और इन बिंदुओं पर आपको क्या मिलता है, P1 P2 P3 P4 पर du/dx की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। ठीक है ना। तो आप गर्त पर हो चाहे आप पीक पर हो, वहाँ पर वक्र का कोई भी ढाल नहीं है, मतलब स्लोप नहीं है। या तो पीक है या गड्ढा है, स्लोप कुछ नहीं है। स्लोप कब होगा, जब या तो बढ़ोगे या फिर घटोगे। बात समझ में आ गई। ठीक है ना। अब इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में हम और 3 तरीके की स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। एक आती है स्थायी संतुलन की अवस्था, एक फिर दूसरी आती है अस्थायी संतुलन की अवस्था, फिर आती है आपकी उदासीन संतुलन की अवस्था। ठीक है ना। तो P1 P2 P3 P4 को कंबाइंडली तो बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर आगे जाकर इनके अपन पार्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, du/dx 0 होने का ये भी तो मतलब है ना कि फोर्स 0 है, क्योंकि F इज टू du/dx था। साइन को छोड़ो, माइनस प्लस जो भी था, लेकिन F इज टू du/dx है। तो du/dx 0 होने का मतलब है पार्टिकल पर इन स्थितियों पर P1 P2 P3 P4 पर, यानी कि स्थायी संतुलन की अवस्था पे कोई बल नहीं कार्य करेगा। तो हम इसको आगे और थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट no force is exerted on the particle, यानी कि कण पर कोई बल कार्यरत नहीं करता। कब, संतुलन की अवस्थाओं पर। क्यों नहीं करता, क्योंकि du/dx की वैल्यू 0 होती है। सिंस F इज क्या होता है, du/dx। अगर ये 0 है दैट मीन्स की फोर्स भी 0 है। समझ में आ गई। नंबर 2 आती है आपकी स्थायी संतुलन की अवस्था, यानी कि आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्थायी संतुलन की अवस्था। स्थायी संतुलन, अब देखो P1 P2 P3 P4 में देखो ये बिंदु P1 और P3 बिंदु क्या कहलाते हैं आपके, स्थायी संतुलन की अवस्था। क्यों कहलाते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था, उसका रीजन सुनो। देखो, मान लो पार्टिकल आपका यहाँ है, अंदर गिरा हुआ है। ठीक है। अब गिरा हुआ है, मैं इसको डिस्प्लेस करती हूँ, उठाती हूँ, उठा करके ऊपर लेकर जाती हूँ, आधी दूरी से भी ज़्यादा दूरी तक मैं लेकर के आती हूँ उसको, और फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो पार्टिकल की टेंडेंसी वापस नीचे आने की है। दैट मीन्स कि इसके लिए मोस्ट स्टेबल स्टेट है पार्टिकल के लिए। इसी तरीके से यहाँ भी देखो, चाहे मैं पार्टिकल को कितना भी यहाँ तक लेकर के जाऊँ, पीक पर नहीं लेके जा रही, पीक से जस्ट नीचे तक भी अगर मैं लेकर के आऊँगी तो भी ये वापस नीचे गिरेगा। ऐसे ही इधर लेकर के जाऊँगी मैं तो भी ये वापस नीचे गिरने की इसकी टेंडेंसी रहेगी। दैट मीन्स P1 एंड P3 इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर द पार्टिकल। इसलिए P1 और P3 क्या कहलाती है आपकी, स्थायी संतुलन की अवस्था। ठीक है। वहीं पर P2 और P4 पे देखो, क्योंकि ये पीक पर है, पहाड़ पर है। अब पहाड़ पर तो थोड़ा सा भी हिला दो पार्टिकल को, पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर P2 और P4 वाली कंडीशन में पार्टिकल के वापस नीचे आने की टेंडेंसी है। दैट मीन्स यहाँ पर देखो ना, अस्थायी इसलिए भी तो है क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो एनर्जी जब भी जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी तो उतनी हाई होगी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे समझ लो। इधर देखो, इधर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो भाई स्टेबिलिटी कम है। बात समझ में आ गई। तो पार्टिकल जब जब पीक पर होगा तब तक उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी, और जब जब पार्टिकल गड्ढे में होगा तब तब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अगर आपसे कोई पूछे P1 और P3 में कौन ज़्यादा स्टेबल है पार्टिकल, तो यहाँ P1 पर ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इसकी एनर्जी इससे भी कम है। बात समझ में आ गई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन। इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी। थोड़ा सा भी हिलाओगे, पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे, पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना। फोर्स ज़्यादा लगता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पर फोर्स कैसा लगता है, अपोजिट लगता है, नीचे की तरफ लगता है। ठीक है। चलो लिख लेते हैं इसको भी फटाफट। स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कर्व एट पॉइंट P1 and P3 potential energy is minimum. Potential energy is minimum. If particle is not moving, यानी कि विरामावस्था में है, if particle is not moving then it will be stable. अगर पार्टिकल गति नहीं कर रहा तो वो वहीं पर रहेगा, रुका रहेगा। ठीक है ना। If particle is displaced
पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड यानी कि उसको विस्थापित किया जाता है, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम P1 and P3, then a force is exerted on the particle. हिंदी में इसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगी, on the particle, and it will again try to come to the equilibrium state. मैंने क्या कहा इसमें, इस पैरा में, कि वक्रानुसार P1 और P3 जो बिंदु है उन पर स्थितिज ऊर्जा मिनिमम है यानी कि कम से कम है, इसलिए पार्टिकल जो है अगर मूव नहीं कर रहा तो वो स्टेबल ही रहेगा, मतलब नॉट मूविंग पोजीशन में ही रहेगा। और अगर पार्टिकल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं P1 और P3 से किसी भी दिशा में, तो उस पर एक ऐसा फोर्स काम करेगा जो उस पार्टिकल को वापस से स्थायी अवस्था में या संतुलन की अवस्था में लाने का कार्य करेगा। जैसे मैंने बताया ना, गड्ढे में अगर पार्टिकल है तो अगर आप उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा भी डिस्प्लेस कर दोगे ना, पीक के बिल्कुल नीचे भी लेकर आओगे तो वो वापस नीचे ही आएगा। तो एक फोर्स ऐसा काम करेगा कि वापस संतुलन की अवस्था में आने की कोशिश करेगा, इसलिए ये क्या कहलाता है, स्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। ठीक है, देयरफॉर P1 एंड P3 आर स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नंबर 3 आपका अनस्टेबल। अब वो तो हम समझ ही गए हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, इनके बारे में बता दो। अकॉर्डिंग टू कर्व एट पॉइंट P2 एंड P4 पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, क्योंकि पीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। Therefore, if particle is displaced slightly, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे नीचे गिर जाएगा। If particle is displaced slightly, यानी कि बहुत कम अगर उसको विस्थापित किया जाता है, particle is displaced slightly, then it will fall down. Therefore, P2 and P4 are called unstable equilibrium. नेक्स्ट है आपका उदासीन संतुलन या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। उसका क्या मतलब है, वो उसको आप उदासीन संतुलन में देखें, इनमें तो नहीं दिख रही उदासीन संतुलन की अवस्था, लेकिन उदासीन संतुलन की अवस्था वो अवस्था होगी जैसे सपोज करो मैंने इस पर एक क्या बना दिया, एक टेंजेंट खींच दिया, किन पर, P4 पर, P2 पर, और इन पर भी मैंने एक टेंजेंट बना दिया। सपोज करो मैंने P4 पर एक टेंजेंट बना दिया जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम में, और इस पर, इसके ऊपर मैंने एक पार्टिकल रख दिया, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल पर आप क्या कहोगे, अवस्था तो है संतुलन की, मतलब ढाल तो क्या होगा, 0, यानी कि du/dx की वैल्यू 0 होगी। लेकिन उदासीन संतुलन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करते हो तो भी इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि अगर मैं डिस्प्लेस कर रही थी, ऊपर लेकर जा रही थी, तो उस पर फोर्स काम कर रहा था, नीचे जा रहा था। अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये भी नीचे जा रहा था। लेकिन अगर आप इस पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हो तो पार्टिकल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, जिस भी जगह पर रखी हुई है उस जगह से उठाकर आपने टेबल के किसी दूसरी जगह पर रख दी तो भी तो वो वहीं पर ही रखी रहेगी, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या उस पर कोई फोर्स तब काम करेगा, क्या नहीं करेगा। इसलिए उसको क्या बोलोगे आप, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलोगे, यानी कि उदासीन संतुलन की अवस्था बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसको आप खुद लिख लोगे। उदासीन संतुलन में कैसे लिखेंगे आप लिखोगे अगर कण ऐसे रीजन में हो, कैसे रीजन में हो, जहाँ पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नियत हो, यानी कि du/dx की वैल्यू 0 हो, और पार्टिकल पर कोई बल लगाने पर, है ना, या फिर ऐसे लिखना पार्टिकल को विस्थापित करने पर, नई स्थिति पर ले जाने पर भी वो संतुलन की अवस्था में ही बना रहे, तो ऐसी स्थिति कैसी कहलाती है, उदासीन संतुलन की अवस्था कहलाती है। यानी कि पोजीशन को डिस्प्लेस करने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट में ही है। बात समझ में आ गई। तो वो क्या कहलाती है, न्यूट्रल स्टेबल स्टेट या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट विभव कूप यानी कि पोटेंशियल वेल, जैसे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अलग से सेपरेट पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये ऐसा का एज इट इज़ टॉपिक आपके यूनिट 4 में भी है,
ठीक है ना। मैं बता दूंगी जिस भी जगह पर है, तो वहाँ पे नहीं करवाऊंगी, सिर्फ एक ही जगह पर मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया आपको। तो कल अपन कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, पोटेंशियल एनर्जी कर्व से रिलेटेड, ठीक है। तो बात करते हैं इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।